हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी 7th क्लास का इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोग है ना आज पढ़ेंगे सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मिडिवल इंडिया में सर्वाधिक प्रश्न जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल से ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। सैयद वंश पढ़ते हैं। सैयद वंश का काल 1414 से लेकर के 1451 तक माना जाता है। कभी कभी पूछ देता है, इसलिए याद रखना ज़रूरी है ना। सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक माना जाता है और यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया। खिज्र खां, और खिज्र खां अपने जीवन में कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। खिज्र खां अपने जीवन में कभी सुल्तान की उपाधि जो है उपाधि धारण नहीं किया है ना। कौन? खिज्र खां ने। और कहा जाता है खास करके खिज्र खां बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति था। तो सैयद वंश 1414 से लेकर के 1451 के कालखंड में रखा जाता है और सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया। और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। और यहाँ पर मुबारक शाह जो है, एक मुबारक शाह जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने ही मुबारकाबाद का स्थापना किया। मुबारकाबाद शहर की स्थापना यही मुबारक शाह ने ही किया था। और ये सैयद वंश का अंतिम जो शासक है, सैयद वंश का अंतिम शासक का नाम है यहाँ पर जलालुद्दीन आराम शाह नाम हो जाता है इनका। ठीक है, चलिए। तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और सैयद वंश का अंतिम शासक आराम शाह था। और तुगलक वंश के बाद 1526 ईस्वी तक दिल्ली और आगरा पर सैयद वंश एवं लोदी वंश के शासकों ने ही कार्य किया। क्योंकि क्रम भी है, इसका क्रम भी है, गुलाम है, खिलजी है, तुगलक है, फिर हम लोग अभी सैयद पढ़ रहे हैं। उसके बाद अंतिम जो शासन जो चला वो लोदी का हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए इसको। कहता है कि तुगलक वंश के बाद कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है आपसे। क्रम है, कभी कभी पूछा जाता है। जैसे में सबसे पहला गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और गुलाम वंश के बाद यहाँ पर खिलजी का शासन होता है ना। और खिलजी के बाद तुगलक का होता है, और तुगलक के बाद सैयद का और सैयद के बाद लोदी का शासन होता है। इस तरह से क्रम में याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक माना जाता है। कालखंड में अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। बहुत सारे प्रश्न जो हैं अगर इतना भी याद रहेगा तो बन ही जाएगा निश्चित तौर पे। यहाँ पर तो लोदी वंश का शासनकाल 1451 से लेकर के कब तक? तो 1526 तक। यानी कि यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, उस समय तक यह शासन जो है बना रहता है। यहाँ पर देखिए लोदी वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है बहलोल लोदी नाम है ना। लोदी वंश के संस्थापक कभी कभी पूछता है तो लोदी वंश के संस्थापक हो जाते हैं बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी से हमेशा एक प्रश्न पूछता है कि किस सुल्तान ने बहलोल सिक्का चलाया था। किस सुल्तान ने बहलोल सिक्का चलाया? तो बहलोल सिक्का बहलोल लोदी अपने नाम से ही इसको जारी करवाता है, उसके बाद यहाँ पर लोदी वंश में एक बहुत ही प्रतापी सुल्तान गद्दी पर बैठते हैं जिनका नाम है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सिकंदर लोदी से, जैसे सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया।
सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को बसाया और आगरा को ही उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया। आगरा शहर को बसाया और आगरा को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है सिकंदर लोदी का, इन्होंने भूमि माप प्रणाली की स्थापना किया था जिसका नाम है गज ए सिकंदरी, जिसका नाम है गज ए सिकंदरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार यह पूछा गया है, यह VBI हो जाता है ना। सिकंदर लोदी ने ही गज ए सिकंदरी नामक एक भूमि माप प्रणाली जो है, पद्धति है, इसको चलाया था। और लगभग अगर देखा जाए तो BPSC में यानी कि लोदी वंश से ये हमेशा दो जो हम लोग देख रहे हैं, आगरा है ना, आगरा किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने बार बार पूछा है। और दूसरा गज ए सिकंदरी के बारे में बार बार BPSC ने अपनी एग्ज़ाम में पूछा है यहाँ से। और एक और भी इम्पॉर्टेंट है सिकंदर लोदी को लेकर के, सिकंदर लोदी को लेकर के कहा जाता है कि गुलरुखी नाम से ये कविता लिखते थे। गुलरुखी है ना, गुलरुखी नाम से ये कविता लिखा करते थे, गुलरुखी नाम से। और यहाँ पर लोदी वंश के जो अंतिम शासक है, अंतिम जो सुल्तान है लोदी वंश के, उनका नाम है इब्राहिम लोदी। अंतिम सुल्तान लोदी वंश के, जिसका नाम है इब्राहिम, है ना, इब्राहिम लोदी नाम है, इब्राहिम लोदी, है ना। इतना याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा को एक नई राजधानी बनाया और ये 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना भी किया। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन चलाया। और यहाँ पर देखिए चौधरी, लगभग 100 गांव का प्रधान होता है चौधरी। चौधरी पूछा जा सकता है कि कितने गांव का, तो 100 गांव का, 100 गांव का प्रधान होता है चौधरी, है ना। 21 अप्रैल 1526 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है यह, कम से कम इसे याद रखिएगा, बहुत VBI है। इसलिए हम आपको कहते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थियों को ये लगता है कि अगर आप डिपेंड होते हैं, आपको ये लगता है ना, कि हम YouTube से सब कुछ कर लेंगे, तो सब कुछ नहीं होने जाने को है ना। ये सारे लोगों की, मतलब हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। अंतिम परिणाम के लिए आपको 5 घंटा 8 घंटा जितना भी टाइम लगे बैठना पड़ेगा आपको खुद सेल्फ स्टडी के लिए, और एक रणनीति के तहत आपको काम करना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट के लिए अगर पढ़ना है तो, क्योंकि रिजल्ट के लिए पढ़ना और इस तरह पढ़ना दोनों में अंतर होता है। रिजल्ट के लिए पढ़ने अगर बैठेंगे आप, तो आपका सबसे ज़्यादा डिमांड होता है यहाँ पर सेल्फ स्टडी का, और सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट होता है, सेल्फ स्टडी से ही रिजल्ट होता है। चाहे कोई भी हो, कोई भी तरीका हो कोई भी तरीका हो, आपको आना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, खेती गृहस्थी सब कुछ करते हुए कंप्लीट करते हैं, है ना, सब कुछ करते हुए कंप्लीट करते हैं। सुबह का 4 घंटा दे दीजिए, है ना, और 3-4 घंटा रात का दे दीजिए, इस तरह से तो आपका काम निकल ही गया। दिन भर जो करना है करते रहिए, कोई बात नहीं, टाइम को मैनेज करना तो आपके हाथ में है। जैसा आप चाहेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही होगा, है ना, वैसा ही होता है। तो इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि एक बार ज़रूर SCERT को पढ़िए, है ना, और प्लस में अगर मानते हैं कि और कुछ पढ़ना है तो NCERT को पढ़िए। जब तक आप अध्ययन नहीं करिएगा आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। इसलिए जितना भी महामैराथन देख लीजिए, है ना, अगर नए हैं तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने जाने को। हाँ, अगर आप पुराने हैं, आपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करा है, सारे सिलेबस को आपने पढ़ा है, तब तो आपके लिए रामबाण हो जाता है ना, तब तो आपके लिए बेनिफिट है। महामैराथन जो भी हो, है ना, वो सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन विदाउट सिलेबस का आप सोचेंगे कि हम सेट प्रैक्टिस कर ले और बहुत सारा चीज़ें है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप कंप्लीट कर पाएंगे। सिर्फ सेट प्रैक्टिस करने से आपका सिलेबस जो है कंप्लीट नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि सेट प्रैक्टिस करने से वो सारे प्रश्न आपको आ ही जाते हैं। सिलेबस पढ़े रहेंगे तो एक प्रश्न से आपको बहुत सारे प्रश्न का जो आयाम है वो दिखने लगेगा,
है ना, और वो चीज़ें आपके सामने एकदम स्पष्ट रूप से, है ना, झलकने लगेगा। तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन सिलेबस पढ़ने के बाद, किताब को अध्ययन करने के बाद, है ना। तो यहाँ पर कहता है 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध। अक्सर पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में हुआ। डेट दिया है तो ज़्यादा फायदा है। 21 अप्रैल 1526 को, 1526 को होता है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन लोगों के बीच में हुआ और किसका विजय हुआ, है ना। तो यहाँ पर देखिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ यह युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर का, है ना, विजयी, बाबर जो है यहाँ पर विजयी हो जाता है। और इसी समय प्रथम युद्ध में ही इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, और यहीं से ही यह लोदी वंश जो है वह समाप्त हो जाता है। यहीं से लोदी वंश समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही, है ना। तो पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को, और दो लोगों के मध्य में यह युद्ध हुआ, है ना। एक लोदी वंश के अंतिम शासक होते हैं जिनका नाम है इब्राहिम लोदी, है ना, और ये बाबर के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर इस युद्ध को अपने कब्जे में कर लेता है, जीत लेता है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया गया था पंजाब के शासक दौलत खां लोदी के द्वारा, और इब्राहिम लोदी के चाचा जिनका नाम है आलम खां लोदी ने इनको निमंत्रण दिया था। सारे लोग षड्यंत्र ही कर रहे थे यहाँ पर एक दूसरों को हराने के लिए। एक चीज़ और भी है, कभी कभी होता क्या है ना कि हम सफल वही होते हैं जो सिर्फ अपने जीतने के बारे में सोचते हैं। दूसरों के हराने के बारे में जितना आप वक्त और जितना अपने दिमाग में हलचल रखते हैं, उतना अगर सोच ले खुद को एक स्टार बनाने के लिए, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, तो सामने वाला हार ही जाता है ना। तो ऐसा ही हाल हुआ यहाँ पर। देखिए, बहुत ऐसे लोगों को लगा कि अगर हमें इस दिल्ली पर कब्जा करना है, यदि हमें इस शासन, इस सल्तनत को अगर सुरक्षित रखना है और पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण अगर करना है ना, तो हमें षड्यंत्र का जाल बुनना होगा जिसमें सारे लोग फंस जाते हैं। क्योंकि बाबर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा कि बाबर का उद्देश्य क्या था, है ना। बाबर के जीवन में ऐसी क्या घटना घट गई कि हमेशा ये ख्वाब में, सपना में सोचा करता था कि हमें भारत पर आक्रमण करना है, और उसको अवसर की तलाश थी, ऐसा मौका सोच रहा था कि मौका जैसा ही हमें मिलेगा हम ज़रूर भारत पर आक्रमण करेंगे। और भारत पर आक्रमण करने का वो समय भी आ गया। जैसे अभी आपके पास तो अच्छा अवसर है TRE, है ना, TRE 4.0 में एक अच्छा खासा सीट है, 1,37,000। आपको एक सीट से मतलब है, एक सीट से मतलब है, तो आपकी रणनीति भी तो बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए सीट को जीतने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर सोचिएगा, आपका तबीयत खराब हो जाए, आप किसी पार्टी में मौज मस्ती कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस BPSC को। BPSC कहता है कि आप हमारे लेवल, यानी कि 150 प्रश्नों में जो कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, उस कट ऑफ को पार करिए। अगर उस कट ऑफ को पार करते हैं आप, तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे लिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर कहता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण, कौन? तो पंजाब के शासक दौलत खां लोदी। पूछा जा सकता है कि दौलत खां लोदी उस समय क्या थे? तो पंजाब के शासक थे। और उसी समय इब्राहिम लोदी के एक चाचा हैं जिनका नाम है आलम खां। आलम खां, इन लोगों ने निमंत्रण भेजा बाबर को कि आप आइए, भारत पर आक्रमण कीजिए। सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है 21 नवंबर 1517 में। यहाँ पर सिकंदर लोदी की मृत्यु, है ना। और यहाँ पर आइए, इसको देख लेते हैं। राजवंश और संस्थापक, क्रम में ज़रूरी है याद रखना, ये क्रम जो है ना, गुलाम वंश हो जाएगा, है ना, गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश और लोदी वंश। कम से कम इसे अगर क्रम में याद रखिएगा तो क्रम में भी प्रश्न पूछता है।
क्रम में प्रश्न पूछा जाता है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस वंश के कौन संस्थापक थे, कौन अंतिम संस्थापक थे, कौन इस सबसे है ना प्रतापी सम्राट थे, जिनके बारे में अक्सर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। उसी तरह से तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक हो जाता है। और यहाँ पे सैयद वंश का संस्थापक खिज़र खां है, और खिज़र खां तो कभी सुल्तान की उपाधि धारण ही नहीं की। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं, जिन्होंने बहलोल सिक्का भी चलाया। तो इस तरह से याद रखना जरूरी है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश ग्यासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश खिज़र खां, और लोदी वंश बहलोल लोदी हो जाते हैं, है ना, बहलोल लोदी है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे मंगोल का खतरा क्या है। मंगोल का खतरा है ना, चलिए आगे बढ़ते। मंगोल का खतरा क्या है, मंगोल का खतरा। तो यहाँ पर कहता है कि 1219 ईस्वी मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांसऑक्सियाना उज़्बेकिस्तान पर हमला किया। चंगेज खां के नाम से बड़े बड़े सिकंदर भी डर जाते थे। ये लोग ऐसे मतलब एक योद्धा थे, जनजाति थे, इसलिए मंगोलों की बात हमेशा इतिहास में बार बार किया जाता है। तो 1219 ईस्वी मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया। आप देखते होंगे बहुत बार भारत पर मंगोलों के द्वारा आक्रमण होता था, लेकिन भारत के सुल्तान जो थे, सुल्तान बहुत स्ट्रांग हो गए थे उस समय, और उन्होंने बार बार मंगोलों के आक्रमण को असफल कर दिया। इस मंगोलों के आक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, अधिकतर सुल्तान काम करता है, अलाउद्दीन खिलजी तो सबसे ज़्यादा अपनी सेना को सशक्त बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए वो बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरुआत करता है, अमीरों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। किसी को एक साथ एक होता है कि 40 जो दल आप देख रहे होते हैं वो तो ऑलरेडी समाप्त हो ही जाता है, इसमें बहुत सारा काम किया जाता है और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इल्तुतमिश से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, अलाउद्दीन खिलजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिरोज शाह तुगलक से प्रश्न पूछे जाते हैं और इब्राहिम लोदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोल के आक्रमण क्या हुए, बढ़ गए। किसके समय में कहता है, यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को बहुत मजबूत बनाने के लिए, अपनी सेना को सबसे ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए नगद वेतन देना शुरू किया और ये पहला सुल्तान था जो अपनी सेना को खुश करने के लिए दिल्ली के क्षेत्र में ही बाज़ार का बहुत बेहतर एक रूपरेखा दिया। और कहा जाता है कि वहाँ पर सामान जो है एक रेट में दिया जाता था, आज की तरह नहीं। चावल यहाँ पे वही चावल हर दुकान में अलग अलग रेट में बिकता है। अगर कोई व्यक्ति उस बाज़ार में, अगर कोई बच्चा भी सामान लेने चला जाए और कोई बूढ़ा भी अगर सामान लेने चला जाए, यदि सामान में अगर 100 ग्राम 1 केजी सामान लेने पे अगर 100 ग्राम भी अगर सामग्री में अगर कमी है तो वहाँ के दुकानदारों का 100 ग्राम मांस काट लिया जाता था। इस तरीके से उसने एक कड़ा यहाँ पर नियम बना करके इस बाज़ार प्रणाली को सफल बना दिया और इससे फ़ायदा भी हुआ। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी उस समय सबसे शक्तिशाली सुल्तान हो गया। और इतना ही नहीं, इसका एक संबंध था जिसको 1000 दिनारा कहा जाता है, दिनार कहा जाता है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में कभी भी अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष रूप से शासन करने की बात सोची ही नहीं। इसीलिए जिन लोगों को विजित किया उन लोगों को ही शासन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा और कहा कि आप सिर्फ मेरे नियंत्रण में ही आप अपना शासन चलाइए।
और यही वजह था, शुरुआत में अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि जिस तरह से हमारी शक्तियां बढ़ रही हैं, जिस तरीके से हमारा साम्राज्य फैल रहा है, उस तरीके से हमें तो विश्व विजयी होना चाहिए। इसको लगा कि हम भी विश्व विजेता बन सकते हैं, जिसके वजह से अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर, द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक तो दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन इसकी 5 जो योजना है वह 5 योजना असफल हो जाती है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इतना ही नहीं, किसानों के हित में अलाउद्दीन खिलजी भी काम किया और किसानों के हित में मोहम्मद बिन तुगलक ने काम किया। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही की स्थापना की किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। और इन दोनों लोगों ने कर में भी कुछ बढ़ोतरी भी किया ताकि शासन और सल्तनत को बेहतर एक रूपरेखा दिया जा सके, इसका दिशा और दशा जो है वो तय किया जा सके। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग सैनिक विभाग। दीवान अर्ज का प्रमुख अधिकारी आरिज ए मुमालिक था। दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग था। जब बलबन की हम लोग शासनकाल को पढ़ते हैं तो बलबन ने एक, भले वो बहुत ही नीच कुल का था, कहा जाता है कि नीच कुल का था। और ये भी देखिए कि इल्तुतमिश ने जब चालीसा दल का गठन किया, 40 मतलब गुलामों का एक यूनियन था, उस यूनियन में बलबन भी उसमें से एक था। लेकिन जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठता है तो बलबन अपने आप स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इन सारे लोगों से खुद को अलग करता है और कहता है कि हम तो अफरा-शियाब के वंशज हैं। और ये भी कहता है कि जब भी हम किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखते हैं तो गुस्से से मेरा आँख जो है लाल हो जाता है और मेरा हाथ जो है तलवार पे, है ना, चला जाता है। बहुत सारे जो आप ईरानी प्रथा देखते होंगे, उस ईरानी प्रथा को लागू कर अपनी स्थिति को सबसे अलग बनाने की कोशिश की जाती है। और किसके द्वारा किया जाता है? बलबन के द्वारा। और बलबन में ही दीवान अर्ज की स्थापना किया, जो सैनिक विभाग है। पूछा जाता है दीवान अर्ज क्या है, ऑप्शन में दे देगा, ये आपका सैनिक विभाग है। दाग और हुलिया प्रथा, सैनिक को नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। यहाँ पे घोड़ों को दागने की प्रथा शुरुआत कर दिया, क्योंकि कभी कभी होता है कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में यही था कि हमारे सेना में वही घोड़ा को शामिल किया जाए जो बहुत ही तंदुरुस्त हो, जिसको चिन्हित करने के लिए। और बहुत ऐसे सेना थे जो ऐसे ही किसी भी घोड़ा को शामिल कर देते थे, क्योंकि उनको वेतन से मतलब था। नगद वेतन की प्रणाली शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था, है ना। तो ये दाग जो प्रथा है, इसी प्रथा को शुरुआत किया ताकि अपने सेना को सबसे मजबूत अवस्था में लाया जा सके, बनाया जा सके। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार एवं नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। और ये बाजार की जो नियंत्रण प्रणाली है, यह मेंस में भी पूछा जाता है ना। और यहाँ पर देखिए 48 जीतल का एक टंका, ये इंपॉर्टेंट है आपके, पूछे जाते हैं कि टंका जो है यह एक सिक्का है, किसका बना होता है? तो आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर है। यानी कि टंका जो है ये चांदी का बना होता है। और पूछा जा सकता है कि एक टंका बराबर कितना? तो 48 जीतल। इंपॉर्टेंट है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे 48 जीतल का एक टंका, मतलब आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर टंका पूछा जाएगा। तो टंका क्या है? तो टंका एक सिक्का है और यह सिक्का चांदी का होता था, यानी कि 48 जीतल बराबर एक टंका। अलाउद्दीन खिलजी के समय लगभग 15 किलोग्राम का के बराबर एक मन था। एक मन बराबर 15 किलोग्राम। और अपने उपाय को सफल बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न विभागों में विभिन्न लोगों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार है। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बाजार नियंत्रक शहनाई मंडी, है ना, शहनाई मंडी बाजार नियंत्रक है। खुफिया अधिकारी यानी कि बरीद को क्या कहते हैं? गुप्तचर, खुफिया अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता था कि हमारे प्रति कहीं लोग यूनियन तो नहीं बना रहे हैं, कुछ अमीर जो हैं इकट्ठा तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में जितने भी अमीर थे उन सारे अमीरों को कमज़ोर बनाने का काम किया। और अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि यदि व्यक्ति कमज़ोर रहेगा तभी हमारे खिलाफ उसकी आंखें नहीं उठेगी, उसकी आवाज़ नहीं बुलंद होगी। और यही वजह था कि इन्होंने अमीरों को कमज़ोर करने के लिए यहाँ तक कि बहुत ऐसे सरकारी जो ज़मीन दिए गए थे उन सारे ज़मीनों को लौटा लिया जाता है, छीन लिया जाता है। और
बहुत ऐसे अमीर हैं जो अमीर अमीर के बीच में शादी विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन में ही अपने अमीरों पर इस तरह से नियंत्रण साधता है ताकि उसके बारे में कोई ज़्यादा षड्यंत्र कोई नहीं कर सके, है ना। तो खुफिया अधिकारी इसलिए रखता है ताकि जानकारी हमेशा मिलता रहे कि सामने वाला मेरे बारे में सोचता क्या है, मेरे बारे में क्या वो अंजाम देने वाला है। तो ये हो जाता है खुफिया अधिकारी, जिसको हम लोग बरीद कहते हैं। और एक है मुनहियान। मुनहियान ये गुप्तचर हो जाते हैं, गुप्तचर मुनहियान। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने के लिए आज की कागजी मुद्रा की तरह एक सांकेतिक सिक्के का प्रचलन करवाया, सांकेतिक सिक्के का, है ना। और यहाँ पर देखते हैं इतिहासकार बर्नी ने शोक प्रकट करते हुए लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ऊंचे पद प्रदान कर दिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक को लगता था कि हम तो एक पढ़े लिखे आदमी हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी हमेशा योग्यता की बात करता है, हमेशा योग्यता की बात करता है। और यही वजह था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी भी काजियों की बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि हमारे शासन और हमारे सरकार में वही लोग शामिल होंगे जिनके पास योग्यता है। उसको जाति धर्म से कोई मतलब नहीं था, किसी मजहब से मतलब नहीं था, जिसके वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो इनके मुल्ला थे, जो इनके काजी थे, वो हमेशा नाराज होते थे। जब वही फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है तो उस नाराज़गी को समाप्त करने के लिए हिंदुओं के साथ और मुसलमानों के साथ वो तुष्टीकरण की नीति को अपनाता है ताकि यहाँ पे काजी और मुल्लाओं को संतुष्ट किया जा सके, है ना। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।